तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि यीस्ट निम्न में से क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन नंबर बी है यूकेरियोटिक, ऑप्शन नंबर सी है एक कोशिकिक और ऑप्शन नंबर डी है बहुकोशिक। तो यीस्ट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यीस्ट होता है हमारा यूकेरियोटिक। ठीक है। और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में अतिरिक्त जानकारी में आप ये जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ठीक है। अर्थात इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ठीक। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसके लिए केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑप्शन नंबर डी है गोल्जिकाय में। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिस सेट जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती टायर 3 होने वाली है बिल्कुल उसी के आधार पर है, क्योंकि बिहार भर्ती में जो ऑप्शन पूछे जाते हैं वो 5 ऑप्शन आते हैं उसमें। ठीक है। जिसमें से एक ये होता है 5वें नंबर का उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट आधारित है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर हम परीक्षा में करेंगे इसको ऐसे ही प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व करने के बाद। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो कौन से भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर ये रख लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन तो होता ही है, साथ ही इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। अर्थात कोशिका की मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। और केंद्रक को क्या कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं हम ब्रेन ऑफ सेल, अर्थात कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है। तो एलिसा परीक्षण जो है उसके लिए वो किसके लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है इसके लिए एड्स के लिए, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर सी पोलियो के लिए, ऑप्शन नंबर डी कैंसर के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, आप अपने दिमाग में सोचिए इतने। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एड्स। ठीक है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है, एड्स के लिए। ठीक। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी आपको बता दूं कि एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है। और ये हमारी टी सेल को नष्ट करता है, HIV जो होता है ये हमारी टी सेल को नष्ट कर देता है। ठीक है। और ये जो असुरक्षित यौन संबंध से भी फैल सकता है रोग, HIV जो होता है, और रक्त आदान से भी फैल सकता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ फैलने के कारण थे। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी टायर 3 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको सॉल्व करके जाएं ज़रूर। देखेंगे स्लीपिंग सिकनेस रोग का कारक रोगाणु क्या है। तो देखिए स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किससे होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जीवाणु से, ऑप्शन नंबर बी है विषाणु, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ, और ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए हमारा उत्तर हो जाएगा कि ये क्या है, एक स्लीपिंग सिकनेस जो है वो एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और प्रोटोजोआ से भी कौन से वाले प्रोटोजोआ से होता है ये, तो ये होता है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई नामक प्रोटोजोआ से। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ ये यहाँ पर ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई नामक प्रोटोजोआ, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई नामक प्रोटोजोआ से ये वाला रोग स्लीपिंग सिकनेस होता है। ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आइसोबार किसे कहते हैं।
तो हम जानेंगे अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि आइसोबार हम किसको कहते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हम एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए भी चल रहे हैं हम विस्तार से थोड़ा। तो देखिए पहला ऑप्शन है आइसोबार के अंतर्गत कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या असमान हो, अर्थात परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या मतलब परमाणु संख्या परमाणु पर कहाँ लिखी होती है। सबसे पहले तो हमारे ये अगर हम इसको याद करना चाहते हैं आइसोबार, आइसोटॉप्स, ये सब क्या होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या कहाँ पर लिखी हुई होती है। तो परमाणु संख्या तत्व के नीचे लिखी हुई होती है, जैसे ये लिखा है 1H1 लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाली जो संख्या है ये दर्शाएगी इसकी परमाणु क्रमांक को और ऊपर वाली संख्या दर्शाएगी द्रव्यमान संख्या को, अर्थात परमाणु भार को, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन नंबर बी पढ़ेंगे इसका। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या असमान है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या असमान तथा द्रव्यमान संख्या समान हो। अगला है ऑप्शन नंबर डी कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान संख्या दोनों असमान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो देखेंगे भाई इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सबसे पहले तो हम आइसोबार को समझ लेंगे कि आइसोबार होते क्या हैं। तो आइसोबार होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हों लेकिन उनके परमाणु भार जो हैं वो समान हों, अर्थात ऊपर वाली संख्या समान होनी चाहिए, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोबार, ठीक है। आइसोबार या फिर समभारिक, आइसोबार या समभारिक भी कह देते हैं हम इनको, आइसोबार कह लो या फिर समभारिक भी कह सकते हैं हम इनको, समभारिक, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ मिल गया है, जिसमें जैसे कि अब मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे ये है 6C14 और अगला 7N14, तो इसमें ऊपर वाली संख्या जो है हमारी ये क्या है, बिल्कुल समान है, ठीक है। जो परमाणु भार है अर्थात द्रव्यमान संख्या जो है वो समान है और परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ये वाला ऑप्शन हम देख लेंगे कहाँ पर है, तो वही क्या हो जाएगा, आइसोबार होगा वो वाला, ठीक है। तो एक ही तत्व के भिन्न परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान, यहाँ पे देखो परमाणु संख्या समान आ गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या असमान तथा द्रव्यमान संख्या समान हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या असमान तथा द्रव्यमान संख्या समान हो। अभी मैंने बताया आपको कि ऊपर वाली संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है, और नीचे वाली संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक होता है, यानी परमाणु संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोबार किसको कहते हैं हम, आइसोबार कहते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान बराबर हों, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है इसकी वो बराबर हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा आइसोबार, ठीक। और आइसोटॉप्स क्या होंगे, यानी कि समस्थानिक, आइसोटॉप्स को कहते हैं हम समस्थानिक, जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, नीचे वाली संख्या जिसकी बराबर होगी वो कहलाएंगे हमारे समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स, ठीक है। तो देखेंगे समस्थानिकों के, जैसे ऐसे मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो होता है 1H1 और एक होता है 1H2, इसे कहते हैं, इसका होता है ड्यूटीरियम, और इसे कहते हैं हम, एक होता है इसका 1H3, इसे कहते हैं ट्राइटियम, ठीक है। तो ये हैं समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान हैं और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो ये क्या है हमारे, ये हैं समस्थानिक, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये है, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए जो एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो मोटी परत चढ़ाई जाती है वो क्रिया कहलाती है हमारी एनोडीकरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनोडीकरण। बाकी गैल्वेनीकरण जो है वो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, ठीक है। और रेस्टिंग जो है ये एक नियंत्रित ताप पर नियंत्रित वायु की मात्रा में जब हम किसी भी धातु के ऑक्साइड को गर्म करते हैं और उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया, ये क्या कहलाती है, रेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। और निस्तापन क्या होता है, निस्तापन होता है उच्च ताप पर धातु ऑक्साइड को गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है, वो हमारी
निस्तापन कहलाती है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब हम। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और जानदार क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन उदासीन तत्व का उदाहरण नहीं है। तो देखिए उदासीन तत्व का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें से। देखो हीलियम उदासीन तत्व है, नियोन उदासीन तत्व है, क्रिप्टॉन ये भी उदासीन तत्व है। लेकिन ये जो लिथियम है ये धातु है, ये क्या है, धातु है, और ये बहुत ही सक्रिय धातु है। ठीक है, तो ये इसमें उदासीन तत्व नहीं है। उदासीन तत्व कौन से होते हैं, जिनकी अंतिम कोश पूरी भरी हुई होती है। ठीक है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। ठीक है, तो ये इसकी पहली कोश पूरी भरी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार नियोन 10 नंबर पर होता है, इसकी भी पूरी कोश भरी हुई है। ठीक है, लेकिन लिथियम जो है वो तीसरे नंबर पर है, परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसकी जो कोश है वो खाली है। ठीक है, अर्थात पूरी कोश भरी हुई नहीं है, अंतिम कोश। तो ये कैसा हो जाएगा, ये उदासीन तत्व नहीं होगा। ठीक है, और उदासीन तत्वों को हम उत्कृष्ट गैसें या फिर इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उदासीन तत्वों को हम उत्कृष्ट गैसें या फिर इनर्ट गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। कि इनर्ट गैस कौन सी नहीं है, ऐसे भी आपसे दे करके पूछ सकता है। इनर्ट गैस के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अब आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस किस प्रकृति का है। ठीक है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, अर्थात पी का मान 1 डायोप्टर बता दिया गया है, तो उसकी वो भी पी का जो मान है वो क्षमता जो है वो हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होती तो लेंस कैसा हो जाता, लेंस हो जाता हमारा अवतल लेंस। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर क्षमता पॉजिटिव दी गई है तो लेंस होगा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इस वजह से इसकी क्षमता भी कैसी होगी, धनात्मक। और यहाँ पर धनात्मक क्षमता दी हुई है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा विकल्प हमारा सही होगा कि 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी के लिए होता है भाई P बराबर जानते हैं हम 1/f होता है। लेकिन हमें अगर f ज्ञात करना है तो हम इधर को P ले आएंगे और इसको f को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो f बराबर हो जाएगा 1/p। ठीक, अगर हमें f मीटर में ज्ञात करना है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये वाला सूत्र होता है हमारा मीटर के लिए। ठीक है, और अगर सेमी में ज्ञात करना है f तो सेमी में दे रखा है या सेमी में ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 100। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी होते हैं। ठीक है भाई, तो अब आ जाएगा हमारा ये यहाँ से, तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की किस प्रकृति का है ये हमें बताना है। तो फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी भाई, क्योंकि P का मान 1 डायोप्टर है और ये वाला जो सूत्र है ये किस में ज्ञात करता है फोकस दूरी को, इस वाले सूत्र से आएगी फोकस दूरी मीटर में। ठीक है, तो f का मान हो जाएगा हमारा 1 मीटर, क्योंकि P की जगह पे जब मैं 1 लगा दूंगा तो यहाँ से 1 ही रहेगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है कि 1 मीटर है लेंस की फोकस दूरी, और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को संतुष्ट होंगे पूरी तरह से। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व, देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है इसमें से हमें ये देखना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा, पहला ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा पोटेशियम। और उसके बाद अगला क्या है, अगला है कैल्शियम। और कैल्शियम से अगला क्या है, कैल्शियम से अगला है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के बाद है हमारा आयरन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा, जल्दी से आप एक बार आप स्वयं देखें। ठीक है, ताकि आप भी अपने दिमाग में सोच पाएँ कि कौन सा हम लगाते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर वैसे तो इसका आयरन होगा। ठीक है, लेकिन और अतिरिक्त जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी रखनी चाहिए। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो संख्या होती है वो 9 मानी जाती है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो संख्या होती है वो 9 मानी जाती है। मैग्नीज, कॉपर, जिंक और कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, आयरन और मोलिब्डेनम और BO। ठीक है, तो ये क्या है, लेकिन पौधों की वृद्धि के लिए अगर मुख्य तत्वों की संख्या पूछे तो ये कितनी होती है, ये होती है हमारी 17। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है 9। तो उसमें से एक कौन है, उसमें से एक सूक्ष्म पोषक तत्व है आयरन। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा अब, तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 को अब स्पष्ट रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन सा कथन उपस्थित रहता है। कथन देखना है यहाँ पर, वैद्युत संयोजी बंध, एकल संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध या उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो वैद्युत संयोजी बंध को हम किस नाम से, दूसरे किस नाम से जानते हैं, आयनिक बंध के नाम से भी जानते हैं। और ये बंध कब बनता है, ये बनता है जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी जब साझेदारी नहीं होती है तो ये वाला बंध बनता है। ठीक है, अर्थात ये साधारण तौर पे बताऊं तो मैं, जब धातु और अधातुओं की क्रिया होती है तो जब ये बंध बनता है। अब है एकल सहसंयोजी बंध और द्विसहसंयोजी बंध। ये क्या होते हैं भाई, तो ये जब साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की तो वहाँ पर सहसंयोजी बंध बनता है। अब उसमें भी एकल सहसंयोजी और द्विसहसंयोजी क्या हैं, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एकल सहसंयोजी बंध बनेगा, और जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो द्विसहसंयोजी बंध बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन सा कथन उपस्थित होता है। देखिए क्लोरीन अणु की बात चल रही है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 परमाणु क्रमांक होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट वाली कक्षा में इसकी 7 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्लोरीन अणु में सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्लोरीन अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के क्लोरीन के एक अणु का निर्माण करते हैं, अर्थात Cl2। तो देखिए ये Cl2 जो है, इसमें प्रत्येक Cl के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, एक एक की कमी है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक Cl परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे Cl परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन द्वारा सहसंयोजक बंध बना लिया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं, क्योंकि इसमें साझेदारी एक एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो इसमें से कौन सा कथन इसके लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि एकल सहसंयोजी बंध होगा इसमें। और उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध ऐसा बंध होता है जिसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। द्वारा समझेंगे इस वाली बात को कि यहाँ पर तो दोनों ही परमाणुओं द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो ये क्या हो गया, सहसंयोजी बंध। लेकिन उपसहसंयोजी बंध ऐसा बंध है जिसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन केवल एक ही तत्व द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रृंखला में 4 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का 1/4 ओम है। प्रत्येक का मान कितना है, 1/4 ओम है। उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। भाई श्रृंखला में 4 प्रतिरोध जिसमें से प्रत्येक जो है वो 1/4 ओम का है। ठीक है, उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। श्रृंखला का मतलब है श्रेणी क्रम। श्रृंखला का मतलब क्या है यहाँ पर कि श्रेणी क्रम में 4 प्रतिरोध अगर हम जोड़ दें जिसमें से प्रत्येक 1/4 का हो तो उसके करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अर्थात यही पूछा है कि अगर 1/4 ओम के प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, इसका अर्थात यही है अधिकतम। तो भाई श्रेणी क्रम में जोड़ने से अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दो और हमें जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4 और प्लस 1/4। देखिए 1/4 1/4 1/4 और 1/4, तो ये कितना हो जाएगा सब टोटल मिला करके, ये आ जाएगा हमारा इसका 1। ठीक है, जब हम इन्हें सभी जोड़ेंगे क्योंकि हर जो है वो समान है, ऊपर की संख्याएं ऐसे ही ऐड करके कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 1।
तो इससे अधिकतम प्रतिरोध कितना बनाया जा सकता है, 1 ओम बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ भाई आपको ये 12 क्वेश्चन विज्ञान के बहुत ही सटीक लगे होंगे और पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को और आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, क्योंकि आगे मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन आपसे मिलता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए, और आगे भी शेयर करें वीडियो को।